हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी परिणाम सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि आज 21 तारीख से 21 तारीख से हमारी परिणाम सीरीज स्टार्ट होनी थी, जो कि हो गई है। और ये दिल्ली पुलिस के लिए है स्पेशल। तो ध्यान रखना, जो बच्चे दिल्ली पुलिस वाले हैं उनको कहीं जाना नहीं है, यहीं सारे सब्जेक्ट की क्लासेस ली जाएंगी। और इससे पहले आज की हमारी क्लासेस हो चुकी हैं किसकी, एक तो जीके की हो चुकी है और रीजनिंग की हो चुकी है। ये हमारी क्लास है मैथ की। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। देखो मैं बता दूं इसमें थोड़ा सा, जैसे मैथ की मतलब 15 क्वेश्चन आते हैं मतलब दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। वैसे तो मतलब अलग अलग वेटेज है, थोड़ा सा बता ही देता हूँ। जैसे दिल्ली पुलिस की हमारी 4 प्रकार की भर्तियां आएंगी। ठीक, ये अभी आने वाली है, मतलब 1-2 महीने में नोटिफिकेशन आने वाले हैं इनके। दिल्ली पुलिस की 4 प्रकार की भर्ती आएंगी। कौन सी? एक तो आएगी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव वाली, यानी कि सिपाही भर्ती जो होती है नॉर्मल। ठीक, एक आएगी कांस्टेबल की ड्राइवर की, और एक आएगी एचसीएम। ठीक, यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ये सबसे बढ़िया पोस्ट होती है और हेड कांस्टेबल की पोस्ट है ये। अरे एक आएगी किसकी, इसकी जो होती है एडब्ल्यूओ, यानी असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, और ये भी हेड कांस्टेबल की होती है। ठीक है, तो इन सबका अलग अलग वेटेज होता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो मुख्य फोकस होगा वो होगा इस पर, यानी सिपाही भर्ती, यानी सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है इसी की आती हैं। और इसमें आपको पता ही होगा, यानी जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। कितने? 15। ठीक, सब में अलग अलग वेटेज है, लेकिन मैथ के क्वेश्चन हर उसमें आते हैं, यानी सब में आएंगे लेकिन वेटेज अलग अलग है। ठीक है, जैसे इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यानी सिपाही भर्ती जो होती है कांस्टेबल की दिल्ली पुलिस में, इसकी तो 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। ठीक, और 50 क्वेश्चन आते हैं जीके के। तो सबसे ज्यादा वेटेज होता है जीके का। ठीक, सबसे ज्यादा आपको जो फोकस करना है जीके पर करना है इसलिए। और 10 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, और 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। तो आप देख सकते हो, मतलब मैथ का सबसे कम वेटेज है, लेकिन आप 15 के 15 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, यानी कि मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, यानी 15 नंबर यहाँ पक्के कर सकते हो आप मैथ में। ठीक है, और रीजनिंग में भी सेम, यानी 25 नंबर यहाँ पक्के कर सकते हो आप। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और मैं आपको बता दूं, जैसे 15 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये प्रैक्टिस ही नहीं, मतलब मैं साथ के साथ कंसेप्ट भी बताता चलूंगा आपको। ठीक है, मतलब कंसेप्ट भी और प्रैक्टिस भी क्वेश्चन के साथ के साथ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, सबसे पहले आप खुद कीजिए। मतलब 15 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको खुद करने हैं वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना है, और लास्ट में, ठीक, यानी जब 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, कमेंट सेक्शन में भी बताना है आपको कि आप कितने कर पाए। ठीक, कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है 6600 रुपए की राशि का निवेश 8% वार्षिक ब्याज दर पर किया जाता है। 5 साल के बाद पूरी राशि निकाल ली जाती है, और निकाली गई राशि का आधा हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। तो शेष राशि ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन। देखो इसमें यह नहीं बोला कहीं कि ये साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन अगर इस टाइप का आपको दिया नहीं हो तो आप उसे साधारण ब्याज मानकर ही सोल्व करोगे। अब देखो, यानी 8% वार्षिक ब्याज दर है 5 साल के लिए, यानी 8 पंजे 40, तो 40% का होगा उसका ब्याज। ठीक, तो मतलब अगर 6600 रुपए थे ये, ठीक, 40% का ब्याज होगा, तो इसका मतलब ये कितने हो जाएंगे? 140% हो जाएंगे। ठीक, अब उसने क्या बोला था, इसका आधा हिस्सा तो शेयर बाजार में निवेश कर दिया, तो शेष राशि बतानी है। तो शेष तो इसकी आधी बचेगी, ये बस अब इसे सोल्व कर लो। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक है, यहां बचेगा 66 मल्टीप्लाई, यहां बचा 140, अगर मैं इसे भी काटूं तो ये 70 से कट जाएगा, यानी 70। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में जीरो तो आएगी। 7 छिंग 42 को 2 कहां से 4, 7 छिंग 42 4 46, तो क्या आ गया 4620। तो देख सकते हैं 4620 किसमें है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मजा आएगा आपको क्वेश्चनों में। और ऐसा ही लेवल होता है एग्जाम में, मैं बता दूं। मतलब दिल्ली पुलिस में बहुत हल्का मैथ आता है, मतलब पूरे 15 क्वेश्चन आप कर ले जाओगे अगर आप थोड़ी सी तैयारी करो, मतलब थोड़ा ध्यान पूर्वक, क्योंकि ज्यादातर बच्चे होते हैं वो मैथ पर फोकस ही नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों, ज्यादा कम वेटेज होता है इसलिए। जबकि इतना बढ़िया चांस है आपके पास 15 नंबर गेन करने का, क्योंकि ज्यादा हार्ड लेवल का तो मैथ आता नहीं है, बिल्कुल इजी लेवल का आता है। तो 15 के 15 आप क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, और 15 नंबर आपके हो गए। अरे देखो यही वो होता है, जैसे मैं बताऊं 100 नंबर का पेपर है, तो 100 नंबर में से आपको पता 15 नंबर का मैथ आ रहा है। ठीक, और 15 नंबर की आ रही है रीजनिंग, वो सॉरी 25 नंबर की आ रही है रीजनिंग। तो 15 और 25 कितने हो गए? 40। तो 40 नंबर का ये ऐसा पोर्शन है जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। यानी करने वाले तो इसमें 40 में से 40 भी कर लेते हैं, लेकिन आपका इतना तो होना चाहिए कि 35 के आसपास तो आ जाओ आप। मतलब अगर आप इसमें 35 प्लस नंबर ले आए
तो आपके देख सकते हैं फिर बचे कितने आपको, मतलब जीके का बचा 50 नंबर का और कंप्यूटर का बचा 10 नंबर का। अब इन 60 में से आपको कितने नंबर और लिखाने हैं, मतलब अगर आप इसमें से 35 नंबर और ले आओ तो आप यूआर की कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। कितने हो जाएंगे, 70 नंबर प्लस पहुंच जाएंगे आपके, ठीक, 70 प्लस, और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो ये रणनीति होती है एग्जाम को क्रैक करने की। देखो कीजिए, इस क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ये हमें एक्सप्रेशन दिया है, हमें क्या बताना है, इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट बताना है हमें। आप देख सकते हैं 159 की पावर 144 है, तो लास्ट का अंक है इसके 9, ठीक, 9 की पावर कितनी है, सम संख्या यानी इवन नंबर है। जब 9 की पावर इवन नंबर हो तो हमेशा उसका इकाई अंक जो होता है वो 1 होता है। अगर 9 की पावर ओड नंबर हो तो उसका हमेशा इकाई अंक जो होता है वो 9 ही होता है, ठीक है। और सेम 4 के साथ होता है, जैसे क्योंकि यहां पर भी क्या है 4, अगर 4 की पावर ओड नंबर हो, ठीक, तो हमेशा उसका इकाई का अंक जो होगा यानी कि यूनिट डिजिट वो 4 ही होगी। अगर 4 की पावर इवन नंबर हो यानी कि सम संख्या, तो हमेशा उसकी जो इकाई अंक होगी वो 6 होगी लास्ट में। तो ये 9 की पावर क्या है, सम संख्या, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगी वो होगी 1, ठीक है। इसके यूनिट डिजिट कितने होगी, यानी 4 की पावर क्या, विषम संख्या, तो इसकी इकाई अंक होगा 4, माइनस 0 की पावर कितनी भी हो उसका इकाई अंक 0 ही होता है, ठीक। 3 की पावर, अब देखो यानी लास्ट में कितना 3, तो पावर कितनी है 25, अगर मैं इसे 4 से डिवाइड कर दूं तो शेषफल कितना आएगा, 4 6 24, यानी एक शेषफल बचा, यानी 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगी 3, तो इसकी इकाई अंक आ जाएगा 3। अब इन्हें सोल्व कर सकते हैं, 1 और 4 5 और 3 8, 8 में से 0 जाएगा तो 8, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 8। बिल्कुल मैंने बेसिक से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, मतलब बिल्कुल मैं ये सारी चीज बताते चलूंगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है आपको कि मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा साथ के साथ, मतलब प्रैक्टिस तो है ये है ही, लेकिन आपको कंसेप्ट भी बताता चलूंगा जिससे कि आपको रिवाइज भी होता रहे साथ के साथ। यही मकसद है हमारे इस सीरीज का, और मतलब स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए सीरीज है, तो आपको उसके लिए तो रामबाण है ही, लेकिन आप अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपके लिए बेनिफिट है ये, ठीक है, क्योंकि यहां से आपको कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों होंगे। और आपको लास्ट में बताना भी है कि 15 क्वेश्चन में से आप कितने ठीक कर पाए कमेंट सेक्शन में। देखो थर्ड क्वेश्चन है, ये कीजिए, इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार एक मेज को 20% छूट पर बेचता है, 60% लाभ अर्जित करता है, यानी 20% छूट पर बेचने के बाद भी 60% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उसी मेज को 40% छूट पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन। देखो मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा, आप किसी के भी साथ जा सकते हैं। ये क्या कह रहा है, 20% छूट पर बेचता है, अगर मैं उसका अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस अगर 100 मान लूं, ठीक, तो उसने क्या कहा 20% छूट पर बेचता है, तो यानी 80 रुपए की, यानी उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा 80, क्योंकि 20% उसने छूट पर बेच दिया। उसके बावजूद भी क्या कह रहा है 60% उसका लाभ हुआ, ठीक, मतलब 80 है ना, ये 60% लाभ के साथ है, तो अगर मैं इसमें से लाभ हटा दूं, ये 60% के लाभ के साथ है, मतलब 160% की वैल्यू है ये, ठीक। तो यहां से अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल लूं तो ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यानी कि उसका जो क्रिया मूल्य था वो ये था, ठीक है। यानी एक जीरो से एक जीरो खत्म, 8 दूनी 16, नीचे 2 बचेगा, ऊपर क्या हो जाएगा 100, यानी कि 100/2, तो यहां से क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, यानी क्रिया मूल्य कितना था 50 था। अब देखो आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है यदि वह उसी मेज को 40% छूट पर बेचे तो उसका नया लाभ प्रतिशत बताना है। मार्क प्राइस था 100, अगर इस पर 40% छूट के साथ बेचे तो इसका मतलब 60 रुपए में बेचेगा, ठीक है, क्योंकि 40% छूट यानी कि -40। अब देख सकते हैं क्रय मूल्य कितना था 50, ठीक, तो उससे कितने का लाभ हो रहा है 10 का, किस पर 50 पर, मल्टीप्लाई 100, ठीक, तो यानी 50 दूनी 100 और 10 दूनी 20, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा 20% का, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका और बताता हूं, आप ध्यान रखना कभी भी अगर वो छूट परसेंटेज दे और प्रॉफिट परसेंटेज भी दिए तो वहां से आप सीधा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस यानी क्रिया मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो निकाल सकते हो डायरेक्ट। वो कैसे, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है इसका, यानी अंकित मूल्य सॉरी क्रिया मूल्य और अंकित मूल्य का क्या 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था
उसमें बोला था यानी डिस्काउंट कितना था 20% का, 100 माइनस 20, उसके बावजूद भी उसे प्रॉफिट कितना हो रहा था 60% का, यानी कि 100 प्लस 60, तो यहां से क्या आ जाएगा 100 माइनस 20 यानी 80, 100 और 60 160, ठीक, यानी 80 दूनी 160। इसे अगर मैं काट लूं तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, तो क्या आ गया 1/2। फिर क्या कह रहा था वो, देखो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का सीधा रेशो आ गया है, यानी कि क्रिया मूल्य और अंकित मूल्य। अगर क्रिया मूल्य 1 है तो अंकित मूल्य कितना 2। वो कह रहा अगर 40% की छूट देता तब कितना लाभ प्राप्त हो, लाभ परसेंटेज कितना होता। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर मैं इसे 2 जीरो बढ़ा दूं दोनों तरफ, यानी 100 मान लिया, इसे 200 मान लिया, तो अब कितना हो गया मार्क प्राइस होगा 200। यानी अगर 200 पर वो 40% की छूट देता, ठीक, अगर मैं इसका 40% निकालूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ठीक, यानी 80, यानी 200 पर अगर वो 80 की छूट दे तो कितना बचेगा 120। अब उसे लाभ निकालना, लाभ कितना होगा, तो आप देख सकते हैं यानी 100 है उसका क्रिया मूल्य, ठीक, अगर वो 120 में बेचे तो 20 का लाभ होगा 100 पर, ठीक, मल्टीप्लाई 100, तो यहां से भी क्या आया हमारा 120% आया। तो ये भी एक तरीका है करने का। सीधा इस फॉर्मूले से आप कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो निकाल लोगे, यानी कि क्रिया मूल्य और अंकित मूल्य का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन। देखो मैं कंसेप्ट भी बता रहा हूं आपको और प्रैक्टिस भी आपकी साथ के साथ हो रही है, यही मैंने बोला था। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी कीमत 12% अधिक अंकित करता है, फिर 12% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। बेहतरीन क्वेश्चन। देखो आपने सीधा फॉर्मूला पढ़ा होगा इसका, तो कभी भी अगर A% से कोई वैल्यू बढ़ा दे और A% से ही फिर उसे घटा दे, तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है क्या, ये माइनस का A²/100। अब माइनस यहाँ क्या शो करता है ना, हानि, हमेशा क्या होगी हानि होगी। हानि कितने की होगी A²/100 की। ए क्या मतलब, जैसे ये 12%, पहले 12% उसने बढ़ाया फिर 12% घटा दिया, ठीक, यानी कि 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक, और अपॉन 100, तो यहां से क्या आ जाएगा 1.44। तो इतने परसेंट का क्या होगा, उसे लॉस होगा यानी हानि होगी, जो कि दिया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो। अब देखो दूसरा तरीका और देखो, और मानो आपको ये फॉर्मूला ध्यान नहीं है तब कैसे करोगे। इसने क्या बोला था, एक दुकानदार अपनी कीमत 12% अधिक अंकित करता है। मानो उसकी जो कीमत थी वो 100 रुपए मान ली हमने, उसने 12% अधिक अंकित करी, तो कितनी होगी 112, ठीक। फिर क्या कह रहा है 12% की अगर वो छूट दे, अगर मैं 112 का 12% निकालूं तो क्या आएगा, देखो यहां से सीधा निकालेंगे हम बिल्कुल, यानी कि 12 दूनी 24 को 4 का हासिल 2, 12 कम 12 13 को 14, 4 का हासिल 1, 12 कम 12 और 1 13, तो ये आ जाएगा। और नीचे डबल जीरो तो ये आ जाएगा 13.44, ठीक है 13.44। तो 13.44 का उसे क्या होगा, यानी इसमें से अगर मैं घटा दूं क्योंकि उसने छूट दी है, 13.44 घटा दूं किसमें से 112 पॉइंट, ये रहे 112 में से, तो घटा सकते हैं 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5, ठीक। अब यहां बचेगा कितना 1, यानी 11 में से 3 जाएगा 8, 10 में से 1 जाएगा 9, जाएगा 98.56। तो इतने रुपए बचेंगे, आप देख सकते हैं कितने कम हुए यहां से, यानी कि 100 में से अगर 98.56 अगर मैं घटाऊं, ठीक, तो घटाइए पॉइंट लगा के 0 0 बढ़ा लिया, यानी 10 में से 6 जाएगा 4, ठीक, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 जाएगा 4, ठीक, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ भी बचेगा, मतलब यहाँ तो 0 ही बचेगा, बस यही आ गया, यानी 1.44, यानी 1.44 का उसे घाटा हुआ 100 पर। तो इसका अगर प्रॉफिट परसेंट वो डिस्काउंट यानी लॉस परसेंटेज भी निकालेंगे तब भी क्या आएगा 1.44। ये बिल्कुल हमने क्या करा है, बेसिक से करा है, ठीक है, ये रहा 1.44। तो चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो बिल्कुल बेसिक से, यानी बेसिक से सोल्व कर सकते हो, चाहो तो आप सीधा फॉर्मूले का यूज करो और सीधा अपना आंसर निकालो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि दूध और पानी के 255 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है 4:1। तो दूध और पानी का अनुपात 4:3 बनाने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखो ये क्या कह रहा है, 255 ये हमारे पास यानी कि दूध और पानी का मिश्रण है 255 लीटर, और दूध और पानी का अनुपात है 4:1, ये यानी 4:1।
ठीक है। अब क्या कह रहा है, दूध और पानी का इतना अनुपात बनाने के लिए 4:3 हमें बनाना है, ये हमें बनाना है। तो हमें पानी कितना लेना चाहिए, यानी पानी की मात्रा कितना होगी, तो हमें सिर्फ पानी मिलाना है। अगर जब हमें पानी मिलाना है तो दूध के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करनी, तो इसका मतलब दूध का रेशो समान होना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ दिया है दूध का रेशो, देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। इसका मतलब इन रेशो को हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ अलग अलग होते तो ये रेशो हमें मेंटेन करने पड़ते, क्योंकि दूध के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है तो दूध को हमें सेम बनाना पड़ता। लेकिन यहाँ ऑलरेडी है ही, तो आप सीधे देख सकते हैं, पहले पानी 1 था, अब कितना होगा 3, तो कितने से बढ़ा 2 से। तो इसका मतलब हमने 2 पानी ऐड करा है। अब 2 की वैल्यू क्या है, लेकिन पहले दूध क्या था, 4:1 में था, यानी दूध और पानी का अनुपात, तो 4 और 1 5, तो 5 की वैल्यू थी वो कितनी थी, 255। 255 यहां से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 1 की वैल्यू आ गई 91। हमने 2 वैल्यू ऐड करी है, तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 51 मल्टीप्लाई 2, तो यानी ये आ जाएगी 102। तो 102 लीटर पानी उसे ऐड करना पड़ेगा, जो कि किसमें दिया है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, देखो मैं इसे बेसिक से भी करवा सकता हूँ। वो कैसे, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 51, अलग अलग हम निकाल सकते हैं, यानी कि दूध की निकाल लो और पानी के निकाल लो, ठीक है। फिर आप देख लो कि कितना उसमें पानी ऐड कर रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 10,920 के ऋण भुगतान किस वार्षिक किस्त से होगा। बेहतरीन क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट का, वो भी सिंपल इंटरेस्ट का, एकदम बेस्ट क्वेश्चन है, इसे करके दिखाओ आप। बेहतरीन क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। अब देखो मैं करवाता हूं इसे, बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा बहुत आसानी तरीके से करवाऊंगा। इसमें कह रहा है कि 12% सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब 12% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 सालों के लिए, दे इतना है। दे का मतलब होता है, यानी ये ड्यू डेप्ट है, ठीक है। तो हमें बताना है वार्षिक किस्त क्या होगी उसकी। ड्यू डेप्ट का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मतलब ये ऐसे कह रहा है, यानी कोई भी हमारे पास अमाउंट है, जैसे 100 रुपए की हमारे पास 3 किस्त है, ठीक, ये 100 रुपए की हमारे पास 3 किस्त है। लेकिन अगर वो किस्त ना देता, मतलब अगर वो जैसे 3 साल के लिए हमने कोई रुपए लिए, मानो किसी से उधार लिए, हम उन्हें किस्तों में चुका रहे हैं, तो जब किस्तों में चुकाएंगे हम, और हमें किस्तों में चुकाएं, एक साथ चुकाएं, तो जब एक साथ चुकाएं अगर हम 3 साल बाद, यानी कि हमने इतने रुपए लिए मानो, ठीक है, अगर हम उसे 3 साल बाद चुका रहे, और हम उसे 3 साल बाद हमने इतने चुकाए, ठीक है, एक साथ, तो तब हमें ज्यादा देने पड़ेंगे या किस्तों में दें, अगर हमें किस्तों में दें हर साल, तब ज्यादा देने पड़ेंगे हमें। जब अगर हम जब एक साथ चुकाएं तब हमें ज्यादा देने पड़ेंगे, अगर हम किस्तों में चुकाएंगे तो हमें थोड़ा सा राहत मिलेगी, हमें यानी कि थोड़े कम पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे हमारी पहली किस्त चली जाएगी, तो बाद यानी कि पहली किस्त जाने पर हमारी, तो जो बाद के जो 2 साल है उसका जो इंटरेस्ट होगा वो तो बच जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही होता है, यानी कि जो दे होता है ना, ये कह रहा है कि सिंपल सा अगर मैं भाषा में समझाऊं, कि अगर 3 साल बाद उसे डायरेक्ट देना पड़ता तो इतना अमाउंट देना पड़ता बाद में, इसका मतलब ये है। अब देखो इसका कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। 3 वर्षों की बात करिए हमने, मान ली उसकी किस्त, यानी कि 100 रुपए वो किस्त दे रहा है, 100 रुपए, तो 3 साल की किस्त हो जाएंगे ये। अब देखो जो पहले साल किस्त जमा करेगा, ठीक है, यानी कि पहली किस्त ये, दूसरी किस्त ये, तीसरी किस्त ये, ठीक है, जो पहली किस्त उसने जमा कर दी, तो ये जो बाद के जो 2 साल है उस पर जो इंटरेस्ट बनता उसने वो बचा लिया, ठीक, मतलब 2 साल का इंटरेस्ट बचा लिया। अगर मैं इसमें 2 साल का इंटरेस्ट जोड़ दूं, ठीक, 12% के हिसाब से, तो 24 रुपए हो जाएगा, तो इसने ये इंटरेस्ट बचा लिया था, ठीक है। अब दूसरी किस्त पे आ जाओ, दूसरी किस्त पे, तो यानी कि 1 साल का इंटरेस्ट बचा लिया उसने, ठीक, तो यानी कि 12% का हमारा इंटरेस्ट है, तो उसने ये बचा लिया 12 रुपए। तीसरी किस्त की बात कहूं तो तीसरी किस्त पर कोई नहीं, 1 भी रुपया नहीं बचा पाएगा, क्योंकि तीसरी किस्त तो लास्ट में ही चुकेगी ना जाकर। तो ये हो गए उसके टोटल रुपए, अगर मैं इन्हें जोड़ू कितने आ जाएगा, 324 और 12 36, यानी 336। ये तो 336 की जो वैल्यू दी है वो दी है 10,920, ये 10,920। अब इसे सोल्व करेंगे और हम क्या निकालेंगे, 100 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमने अपनी किस्त जो मानी है वार्षिक वो कितनी मानी है, 100 रुपए मानी। सोल्व करो इसे 4 से काट सकते हैं, देखो 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12। अब भी 4 से काट सकते हैं,
ठीक, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16। अब भी अगर हम इसे 4 से काटे, देखो कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 ही कट गया। ऐसे भी 4 से काटे, यानी 4 छिंग 24, 4 से हम शायद गलत काट रहे हैं, कटेगा नहीं ये 4 से नहीं कटेगा, इसे काटेंगे हम 7 से, यानी 7 या 21, 7 × 63, 7 से कट जाएगा। देखो 7 से काटो इसे, यानी 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक, इसे काटेंगे, यानी कि 7 या 21 और 7 × 63, ये कट गया। अब कहाँ से कट सकता है? 3 से कट सकता है। अगर मैं इसे 3 से भी काट दूं, यानी कि 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये आ गया। हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं, 100 से मल्टीप्लाई, 25 से, सॉरी 100 से कह रहा हूँ, 25 से मल्टीप्लाई, तो 25 चौका 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 थी 75 को 5 का हासिल 7, 25 एकम 25, 7 32, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 3250, यानी कि हमारी वार्षिक कितनी आ गई, 3250। तो यही माना था हमने 100 रुपए। तो ये है इसका बढ़िया तरीका, यानी इसका कंसेप्ट इस तरीके से करना होता है आपको। अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो इंस्टॉलमेंट वाला, तो आप कैसे करेंगे, जो हमारी इंस्टॉलमेंट है यानी किस्त, उसे 100 रुपए मान लेंगे और जितना ब्याज वो बचा रहा है उस ब्याज को इंक्लूड करके इसके इक्वल कर देंगे, जो हमें दिया है दे, यानी ड्यू डेप्ट जो दिया है। 7वां क्वेश्चन है, कीजिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहा है 3 धावक एक वृत्ताकार ट्रैक यानी मार्ग पर दौड़ना शुरू करते हैं। वे सुबह 6 बजे से एक ही बिंदु से शुरू करते हैं और एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 12 सेकंड, 15 सेकंड और 24 सेकंड लेते हैं। वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः किस समय मिलेंगे? देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमारा एलसीएम का क्वेश्चन है। एक ट्रैक को पूरा करने में ये 12 सेकंड, ये 15 सेकंड, ये 24 सेकंड। ठीक, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 12 और 15 और 24, इनका एलसीएम क्या आएगा, 12 और 24 का एलसीएम तो 24 आ जाएगा। 24 और 15 का निकालो तो 15 का 90, 15 8 120, 24 5 120, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो 120 सेकंड बाद वो मिल जाएंगे तीनों के तीनों। 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट बाद। ठीक, 6 बजे से वो दौड़ना शुरू करते हैं तो 6:02 पर वो मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक द्रव रखा जाता है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली छोटी बेलनाकार बोतलों में भरा जाता है। तो इस कटोरे को खाली करने के लिए आवश्यक बोतलों की संख्या। बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा सा आप ध्यान से समझना है। देखो ये कह रहा है 9 सेंटीमीटर यानी कि 9 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे, अर्धगोलाकार। ठीक है, अर्धगोलाकार यानी अर्धगोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, यानी कि 2/3 पाई आर की क्यूब, यानी आर क्या 9 सेंटीमीटर, यानी इसका आयतन आ गया। इसे किसके बराबर कर देंगे हम, यानी जो हमारे बेलनाकार बोतल हैं जितनी भी हैं वो मान ली हमने n है बोतल टोटल। ठीक है, इनका आयतन कितना है, बेलनाकार यानी बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई ठीक आर स्क्वायर, आर क्या होगा 3 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो यहां से अगर आर निकालूंगा यानी त्रिज्या वो 3/2 आएगी, इसका स्क्वायर, और एच, एच यानी हाइट, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर ये। बस अब इसे सोल्व कर दो, कितना आसान हो गया। देखो पाई से पाई खत्म, ठीक है, 2/3 बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, 9 को लिखेंगे 3 बार, ठीक, इक्वल 3/2 को लिखेंगे 2 बार, एक बार है 4, और देखो n भी है, ये इसे मैं भूल गया था, ये रहा n, n तो निकालना ही है हमें। देखो 2 दूनी 4 ये खत्म, 3 तिया 9, 1 9 खत्म, ठीक, 3 तिया 9 यहाँ 3 आ गया, 2 ने 18 तिया 54, तो n की वैल्यू क्या आ गई 54। तो कितना आसान तरीके से हमने कर दिया है क्वेश्चन, ने 54 किस में दिया है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताना ये क्वेश्चन आप पर हुआ था या नहीं। अब देखो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, यानी 32, 40, 36 और 48 से विभाज्य सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या कौन सी है।
ये 4 नंबर का डिजिट बताना है जो बड़ा है। देखो इसके भी दो तरीके, आप चाहो तो ऑप्शन से कर ले जाओ, इस क्वेश्चन है ठीक है। ऑप्शन से देख लो जो सबसे बड़ी संख्या किस मतलब इन नंबरों से कट रही है कि नहीं, और नहीं तो आप सीधे क्या करो, इनका एलसीएम निकालो। जैसे 32, 40 और 36 और 48, इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालेंगे हम, देखो क्या आएगा, 32 और 48 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो 16 दूनी 32, 16 तीन 48, क्या आ जाएगा ये, ठीक। इन दोनों का आ गया। और मैं 40 में इसमें इंक्लूड करूं, यानी कि 40 क्या होता है, 8 पंजे 40, तो 8 तो इसके अंदर आ ही जाएगा, नहीं 5 रह जाएगा। और मैं 36 में इंक्लूड करूं, यानी 9 चौक 36, तो 4 तो आ ही जाएगा, 9 के लिए 3 आ गया, एक 3 और बचा था ये, तो इनका एलसीएम आ गया। ये एलसीएम तो आता होगा आप पर निकालना, ठीक। तो ये मैंने एलसीएम निकाला है, बस और कुछ नहीं करा। एलसीएम क्या है, 16 दूनी 32, ठीक, 3 पंजे 15, 45। देखो 16 दूनी 32, 32 तिया यानी 32 तिया यानी 3 दूनी 6, 3 3 96 और 5 तिया 15। 15 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 छिक्का 90 की 0 हासिल 9, 15 निम्मा 135 और 9 144, यही होता है ना, 15 निम्मा 135 और 9 144। अब देख लो, अब देख सकते हैं कौन सी बड़ी संख्या जो इस नंबर से कट जाए। अगर मैं बात करूं, देखो ये तो वैसे ही नहीं कटेंगी। क्यों नहीं कटेंगी, क्योंकि ये तो सिंपल से 8 से ही नहीं कट रही, ये भी 8 से नहीं कटेगी, क्योंकि 8 दूनी 16 है, लास्ट में क्या बचेगा 6, नहीं, ये भी 8 एकम 8, ये भी नहीं कटेगी, तो ये तो 8 से नहीं कट रही, बची है दो संख्या, ठीक। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो 8 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ठीक, ये दोनों ही हो सकती हैं। अगर मैं 16 से बात करूं, 16 से कौन सी कटेगी, 16 पंजे 80, 16 चौका 64, ये कट जाएगी, 16 से कट जाएगी, 16 पंजे 80, 13 सॉरी 11, ठीक, 16 छिक्कम 96, 16 सत्ते 112, 16 से तो कट जाएगी, यानी दोनों संख्या 16 से कट रही है। अगर मैं 32 से चेक करके देखूं, देखो शायद 32 से नहीं कटेगी, ये वाली संख्या 32 से नहीं कटेगी, आप काट कर देखो, ठीक। कैसे, 32 दूनी 64 होते हैं, ठीक, 32 दूनी 64, अगर मैं घटाऊंगा यानी 11 में से 4 जाएगा 7, 8 में से 6 जाएगा 2, ये 272 कटेगा 32 से, नहीं ये नहीं कटेगा, क्योंकि 32 8 दूनी कितने, 8 दूनी 16 को 6 का हासिल 1, 8 से 24 1 25, 256 होते हैं, ये नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकती, बची है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन इसमें बढ़िया बनाए हैं, आप घूम जाओगे, गारंटी है इस बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब देखो इसे कैसे करते हैं हम, सुनो। ये कह रहा है कि 8 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, नहीं 8 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, ये वो बराबर है किसके, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब जो सेलिंग प्राइस है हमारा, इसके बराबर है। बस यहाँ से हम क्या, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य और जो सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य, इनका अगर रेशो निकालें तो क्या आ जाएगा, 6/8, यानी कि 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अब क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। देखो जब सेलिंग प्राइस 4 है और कॉस्ट प्राइस 3 है, तो हमें कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, नहीं 1 का लाभ हो रहा है 3 पर, मल्टीप्लाई 100, तो यहां से क्या जाएगा 33.33%, जो कि ऑप्शन सी। बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो कितने समय यानी सेकंड में वह रेलवे लाइन के पास बड़े एक व्यक्ति को पार करेगी। देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। जब कोई ट्रेन कोई व्यक्ति को पार कर रही है, तो व्यक्ति की तो कोई डिस्टेंस होती नहीं है, इसका मतलब वो अपनी डिस्टेंस जो ट्रेन की लंबाई है उसे ही मतलब टोटल डिस्टेंस मानेंगे बस। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो चाल कितनी है 30, ठीक। हमें क्या निकालनी है, टाइम निकालना, यानी कि जो स्पीड होती है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। हमें निकालना टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। तो डिस्टेंस कितनी है 600 मीटर ये, ठीक। स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसे अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 ये, ठीक है। अगर मैं इसे सोल्व करूं, देखो 18 पहुंच जाएगा ऊपर, यानी 30 दूनी 60, यहाँ बचेगा 20 और 18 पहुंचा ऊपर ये, और नीचे बचा क्या 5, और 5 से भी काट दो, 5 चौक 20, 18 चौक 72, तो कितना आ गया 72 आ गया।
तो 72 किसमें? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो 12वां क्वेश्चन है, कीजिए। इसमें कह रहा है कि भेड़ों के एक झुंड में आधी भेड़ें चली गई और बची हुई 3/4 भेड़ें भटक गई। आखिरी में 9 भेड़ें बची जो बिन पानी जो पानी पीने चली गई। तो शुरुआत में भेड़ों की कुल संख्या कितनी है? देखो कुछ नहीं, कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, आप कैसे भी कर सकते हो। देखो भेड़ हमने मान ली, टोटल भेड़ है एक्स। अब वो क्या कह रहा है? आधी भेड़ चली गई तो बचेंगे कितनी? आधी चली गई तो यही बची ना, एक्स बटे 2। अब क्या कह रहा है? उसकी 3/4 भेड़ भटक गई। अगर 3/4 भेड़ भटक गई तो बचेंगे कितनी? 1/4 है, ठीक। तो ये एक्स बटे 2 का 1/4 बची, ये ठीक। आखिरी में 9 भेड़ बची तो यही बची, यानी ये बची है 9। बस इसे सोल्व करो और एक्स की वैल्यू निकालो। देखो 2 चौक 8 और 8 ने 72, तो क्या आ गया? 72 आ गया। तो टोटल भेड़ कितनी थी हमारे पास? 72। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये कोई क्वेश्चन है? मतलब सेकंडों में उड़ाओगे ऐसे क्वेश्चनों को, सेकंडों में। जब भी तो मैं कह रहा कि 15 क्वेश्चन है ना, 15 के 15 कर ले जाओगे आप, अगर आप सही से प्रैक्टिस करो तो। कोई कैड़ी बात नहीं है इसमें। 13वां क्वेश्चन ये है, कीजिए। वो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कुछ नए क्वेश्चन है, सारे वही है दिल्ली पुलिस में जो आए हैं। देखो इसमें कह रहा है कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 दिया है, तो दी गई 9 संख्याओं में से सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो जो 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया, क्रमागत, ठीक। तो 9 क्रमागत, अगर मैं 9 संख्या यानी इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जब क्रमागत सम संख्या, तो इनका औसत क्या होगा? ये 5वीं संख्या जो बीच की, यही होगा ना। तो ये 5वीं संख्या वो तो 24 दे दी है, ठीक। हमें क्या निकालना? सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत। तो सबसे छोटी संख्या देखो ये कौन, जब ये 24 है तो ये कितनी हो जाएगी? ये 24 है तो ये हो जाएगी देखो 22, ये हो जाएगी 20, ये हो जाएगी 18, ठीक, और ये हो जाएगी 16। हमें इन 3 संख्या का औसत निकालना शुरू की, तो इनका औसत तो 18 आ जाएगा। बस और क्या करना है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप कितने क्वेश्चन कर पाए। इसमें कह रहा है कि रेणु का व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रम से 25% और 30% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी? बेहतरीन क्वेश्चन। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से समझना। इसमें कह रहा है कि रेणु का व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है, यानी कि रेणु का जो एक्सपेंडिचर है यानी कि खर्चा, उसकी बचत से यानी सेविंग से 120% अधिक है। अगर उसकी सेविंग यानी बचत अगर 100 है तो इससे 120% अधिक, 100 से 120% ज्यादा है, 100 में 120 जोड़ेंगे तो 220, तो उसका जो खर्चा वो 220 होगा। अगर यहाँ से हम इनका रेशो निकाल लें तो क्या आ जाएगा? 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 2 से भी काटेंगे तो 11 दूनी 22 और 5 दूनी 10, ये आ गया। अब क्या कह रहा है? तो उसकी बचत में यानी कि अब यहाँ से इनकम क्या आ जाएगी? देखो इनकम इनका जोड़ आ जाएगा, यानी योग 11 और 5 16, तो 16 क्या हो जाएगी? इनकम। तो कह सकते हैं यानी इनकम ये एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग यही होता है, ठीक। इनकम कितनी आ गई उसकी? 11 5 16। एक्सपेंडिचर कितना आ गया? ये 11, ठीक। और सेविंग कितना आ गई? बचत 5, यानी बचत 5 है, खर्चा 11 है, इनकम कितनी है? 16। अब इसे सोल्व करेंगे, मतलब जो क्वेश्चन में दिया है। और देखो इसे आसानी तरीके से सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? इनमें 2 जीरो और बढ़ा लो, जिससे कि हमें परसेंटेज में जब वैल्यू निकालेंगे तो आसानी पड़ जाएगी। बस अब इसे सोल्व करो। अब क्या कह रहा था? यदि उसकी आय और व्यय में 25% और 30%, यानी आय में 25% की वृद्धि कर दे। आय कितनी है? 1600, 1600 का 25% निकालेंगे यानी 25 का 100, 1/4, यानी 1/4 निकालेंगे तो 400, यानी इनकम में अगर 400 रुपए बढ़ा दे, ठीक है। और व्यय में 30%, व्यय कितना? 1100, 1100 का अगर मैं 30% निकालूंगा तो 11 33, 333 आ जाएगा, 333, यानी खर्चे कितना बढ़ा दे? 333। तो हमें बताना जो बचत है ये कितने परसेंटेज से बढ़ेगी? देखो 400 रुपए जब इनकम बढ़ी है, खर्चा बढ़ा 330, बचे कितने? 70, तो इसका मतलब 70 रुपए बढ़ी होगी। ये जो बचत कितने बढ़ी होगी? 70 रुपए। तो आप देख सकते हैं पहले बचत कितनी थी? 500, बढ़ी कितनी? 70 से, यानी 70 से बढ़ गई 500 पे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 परसेंटेज में निकालने के लिए। बस इसे सोल्व कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटूंगा 14 बार, 14 पंजे 70, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 14%, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
तो 14% की उसकी बचत में वृद्धि होगी। बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब ये लास्ट क्वेश्चन कीजिए, खुद करके देखो एक बार इस क्वेश्चन को। देखो इसमें कह रहा है कि 10 घोड़े एक खेत को 14 दिनों में चर सकते हैं और 10 भेड़े उसी खेत को चरने में 28 दिन लेती हैं। 5 घोड़ों और 10 भेड़ों को उसी खेत को चरने में कितने दिन लगेंगे? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ये। कीजिए, मतलब इनका जो टोटल काम है उसे इक्वल कर देंगे बस, और कुछ नहीं। मतलब टोटल काम को हम इक्वल करेंगे, वहां से इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे बस। देखो करो कैसे। 10 घोड़े यानी कि 10 हॉर्स, एच मान लिया घोड़े को, एक काम को कितने 14 दिन में कर सकते हैं, एक खेत को 14 दिन में चर सकते हैं। बात एक है, काम या कुछ भी बराबर किसके, ये टोटल वर्क आ गया इसका। 10 भेड़े, 10 भेड़े, भेड़े मतलब सीप यानी एस मान लेंगे सर, ठीक। ये 28 दिनों में चढ़ सकते हैं एक खेत को। तो यहां से हम एच यानी हॉर्स और सीप का क्या निकालेंगे, रेशो निकाल लेंगे, जो कि इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। देखो 14 से तो 14 ही कट जाएगा, यानी 14 दूनी 28, यहाँ 2 बचेगा। 10 से ये 10 भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा खाली एच, एस पहुंच जाएगा नीचे, ये यहाँ बचेगा क्या 2, नीचे 1। तो ये क्या आ गई, हॉर्स की और सीप की क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। अब क्या पूछा था उसने, ठीक, 5 घोड़ों और 10 भेड़ों, यानी पहले इनका टोटल वर्क निकालो। अगर मैं यहाँ किसी में पुट कर दिया तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, बात एक ही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मैं टोटल वर्क आ जाएगा। देखो अगर मैं इसमें पुट करूं यानी कि 10, एच कितना 2, ठीक, इंटू 14, ठीक, टोटल वर्क तो बराबर ही रहेगा। अब क्या पूछा था, 5 घोड़े यानी कि घोड़े की एफिशिएंसी कितनी है 2, ठीक। 10 भेड़े प्लस करेंगे 10 भेड़े, भेड़े कितनी है, भेड़े की एफिशिएंसी 1, ये। अब क्या पूछा था, कितने दिन लगेंगे, इन्हें मान लिया हमने कितने दिन लगे, x दिन लगेंगे। अब बस इसे सोल्व कर दो। देखो सोल्व करते हैं, यानी 10 दूनी 20 इंटू 14 इज इक्वल टू 5 दूनी 10, 10 एकम 10, तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे 20, यानी कि 20 मल्टीप्लाई x। अब यहां से 20 से 20 खत्म हो जाएगा, बचा क्या 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई 14। यही हमारा क्या है आंसर, जो कि किस में दिया है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो यही थे हमारे 15 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आप भी इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपने खुद ने ही सोल्व कर लिए होंगे। अगर मान लो किसी कारणवश नहीं हो रहे हैं तो ये सीरीज किस लिए है हमारी, इसीलिए तो है जिससे कि आपका मतलब बढ़िया बन सके मैथ। तो इसी प्रकार हमारी जो सीरीज है कंटिन्यू बनी रहेगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, और आप इसे फॉलो कीजिए। गारंटी है इस बात की, अगर मैं मैथ की बात करूं तो 15 के 15 क्वेश्चन ठीक कर पाओगे, आपने देखा भी होगा, क्योंकि मैं इसमें कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों करवा रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।